हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसी स्टोरी। आज हम इस वीडियो में भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से है, तो वो अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट हम वेदर के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे पहले कि किस सीज़न में कैसी जलवायु रहती है। तो सबसे पहले शीत ऋतु में हम देखेंगे, एक मिनट। शीत ऋतु में जो सूर्य होता है वो उत्तरायण चला जाता है, यानी कि 0 डिग्री से नीचे की साइड सूर्य आ जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो उस समय जो पश्चिमोत्तर है हमारे यहाँ, यानी कि पश्चिम और उत्तर के राज्य, वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। और उसी समय यानी कि सर्दियों में ही भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। कभी कभी आप देखें ना, सर्दियों में भी बारिश होने लगती है। तो जो हमारे यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है वो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और उस समय उपोष्ण पछुआ जेट प्रभावी होती है। और इस समय पे जो पवन का प्रवाह होता है वो उत्तर पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर हो जाता है, और जो पूर्वी तटीय भाग है वहाँ पे उत्तर पूर्वी पर्वन के प्रभाव से वर्षा होती है। अब जब सर्दी होती है तो उस टाइम पे जो चेन्नई तमिलनाडु में है वहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो वहाँ पे जो लौटता हुआ मानसून है वो बे ऑफ बंगाल से वाष्प को ग्रहण करता है और वहाँ पे बारिश करवाता है। तो ये उसका कारण हो जाता है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ से जो सर्दियों में फसलें बोई जाती हैं, यानी कि रबी की फसल, इसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। और इस जो वर्षा होती है इस समय पे, इसको राजस्थान में मावट कहते हैं। ये शीत ऋतु की जलवायु हो गई है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ग्रीष्मकाल की जलवायु के बारे में। तो ग्रीष्मकाल में क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो उत्तरायण आ जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और उस समय पे लो प्रेशर जनरेट होता है। और गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्म सी एकदम हवा बहती है, तो उसको उत्तर भारत में लू कहते हैं। उस समय पे गर्मियों में लू प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। और दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ से हमारे यहाँ पे वर्षा होती है, यानी कि इस समय पे आप जो वर्षा देख रहे हैं ये दक्षिणी पश्चिमी पवनों के द्वारा हो रही है। और ये कहाँ से सबसे पहले प्रारंभ होती है, तो मानसून का सबसे पहला आगमन केरल में होता है। और असम में इस समय चाय वर्षा इसके लिए होती है। बंगाल में काल बैसाखी वर्षा होती है। केरल में इसको आम्र वर्षा की संज्ञा देते हैं। कर्नाटका में कॉफ़ी वर्षा। ओडिशा में इसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं। और कर्नाटक में इसको कॉफ़ी वर्षा के साथ में चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ की जलवायु हो गई गर्मियों की और सर्दियों, दोनों महीने हमने दोनों सीजन की जलवायु को देख लिया है। नेक्स्ट हम मिट्टी के बारे में देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जाता है। और अभी 2024 में भी क्वेश्चन था कुछ शायद लाल मृदा का, और 2023 में लैटराइट मृदा का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम देखेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो परसेंटेज है जिस मिट्टी का वो जलोढ़ है। तो जलोढ़ मृदा जो है इसको कांप, दोमट और कछारी इन नामों से भी जाना जाता है, और कम से कम 34% एरिया को ये कवर करती है। इसके लिए जो प्रमुख स्थान हैं जैसे नर्मदा की घाटी, तापी, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन नदियों के प्रवाह के द्वारा ही इस मृदा का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में अधिकता किन तत्वों की होती है, तो सबसे पहले हम अधिकता के बारे में देखेंगे। इसमें पोटाश, चूना, जैव पदार्थ, फास्फोरिक एसिड, इन सब की अधिकता होती है। और जलोढ़ में कमी किसकी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा किसकी अधिकता है और किसकी कमी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड मृदा देखेंगे, जो कि लाल मृदा है। लाल मृदा रवेदार होती है और ये कायांतरित प्रवृत्ति की होती है। कायांतरित यही कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। इसकी कमी देखेंगे हम, तो इस मृदा में जो कमी होती है वो नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश, चूना, मैग्नीशियम और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मृदा में अधिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें अधिकता होती है सिलिका की और आयरन की। और मिट्टी का लाल कलर क्यों होता है, तो उसका कारण है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड की वजह से मिट्टी का कलर उसमें लाल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल।
इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जो है रेगुर, काली कपासी मृदा और चैनोज़म। इसको इन नामों से भी जानते हैं और एटलीस्ट 16% भाग पे काली मृदा है। अगर हम इसमें कमी देखेंगे तो इसमें जो कमी होती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की होती है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इसका जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस जीवांश के कारण होता है। तो टिटेनीफेरस जीवांश जो है वो इस मृदा को काला रंग प्रदान करता है। इसमें अधिकता हम देखेंगे, इसमें अधिक मात्रा में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये सब इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इस मृदा को स्वतः कृषि मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इस तरीके से होती है ना कि आप इसमें बारिश जो इसमें नमी है, ऐसा लगेगा कि इसकी जुताई खुद हो चुकी है अपने आप से, इसको जोतना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको स्वतः कृषि मृदा बोलते हैं। नेक्स्ट है लैटराइट मृदा। तो लैटराइट मृदा का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय है और इसके लिए इसमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और भारी वर्षा की। और इस मृदा की जो उर्वरता है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि इसमें हाई टेम्परेचर है, अगर बहुत वर्षा हो रही है तब ये मृदा का निर्माण होता है। और इसके लिए यह है कि इसी फसल के लिए बहुत ज़्यादा उर्वर नहीं होती है। इसमें अधिकता किस चीज़ की है, तो इसमें अधिकता लोहा की है, एल्युमिनियम की है और पोटाश की है। इसमें कमी हम देखेंगे तो कमी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, चूना और कार्बनिक पदार्थ, इन सब की कमी पाई जाती है। और ये मृदा जो होती है ईंट की मिट्टी के समान होती है। नेक्स्ट है पीठमय मृदा। तो इसका जो निर्माण है वो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से होता है और ह्यूमस जैव पदार्थ की इसमें अधिकता होती है। और इसका जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड, बंगाल का तट और साउथ के पार्ट है। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम से इसमें थोड़ा एरिया वाइज समझ लेंगे कि कहाँ पे कौन सी मृदा है। तो सबसे पहले जो हिली प्लेसेस हैं, जैसे कि आप यहाँ माउंटेन रेंज वाले देखेंगे जो ये ब्राउन कलर से है, तो यहाँ पे इन सभी जगह पे पर्वतीय मृदा है। आप इसको एरिया वाइज देख सकते हैं, क्योंकि जो पर्वतीय मृदा होती है वो उतनी फर्टाइल नहीं होती है किसी भी प्रकार से, तो ये और सबसे ज़्यादा ऊपर एरिया में है, तो आप इसको ब्राउन कलर से यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो ये येलो कलर से मैंने कर रखा है ये वाला पोर्शन, ये जलोढ़ मृदा का है। तो जितना भी आप ये येलो कलर से देख रहे हैं ये जलोढ़ मृदा का एरिया है। और इसमें अभी आप नेक्स्ट देखेंगे ये जो ब्लैक कलर से है, तो ऑब्वियस सी बात आप समझ जाएंगे ये ब्लैक कलर जो सॉइल है उसका एरिया है। और ये जो यहाँ पे मरुस्थली लिखा हुआ है तो ये राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान गुजरात का। और गुजरात वाले में थोड़ा धूसर और भूरी मृदा रहती है। काली मृदा आप यहाँ देख चुके। और ये रेड कलर से जो है ये लाल मृदा का क्षेत्र है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है। और ये साइड में जो ग्रीन कलर से है थोड़ा थोड़ा सा, ये लैटराइट मृदा का है। एक मिनट, सॉरी। तो आप इसमें कलर वाइज सारी मृदा को देख सकते हैं कि वो कौन कौन से एरिया में है। नेक्स्ट हम नीचे अभी देखेंगे वनस्पतियों के बारे में कि हमारे भारत में किस प्रकार की वनस्पतियां हैं। तो इसको भी मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बनाया हुआ है। तो जो इस लाइन एरिया से दिख रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, ये पर्वतीय मृदा का है। जो कि आप देख रहे हैं ये वाला रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट का और ये हिमालयन माउंटेन रेंज का। तो यहाँ पे पर्वतीय वनस्पति रहती है। सेकंड जो ये मैंने क्रॉस करके दिखाया है इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि पतझड़ी वन का है। तो ये आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट में सबसे ज़्यादा यही हमारे यहाँ, यानी कि जो हमारे यहाँ की मेन वनस्पति है वो पर्णपाती है। पर्णपाती वही होते हैं कि जो अपने पत्ते एक सीज़न आने पर झाड़ देते हैं, तो वो पतझड़ टाइप जो बोलते हैं ये वही है। नेक्स्ट जो एकदम ग्रीन एक जो ब्लैक कलर का पूरा डॉक है, ये आप तटीय रीजन में यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो मैंग्रोव्स वाले जो रहते हैं अनूप वनस्पतियाँ, वेलांचली भी बोलते हैं इसको, तो ये तट वाले एरिया में है। और जो ये डॉट करके है यहाँ पे आप देखेंगे इसको, ये 4th नंबर पे
ये सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है ये। और इनका रीज़न क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट का एरिया और ये बाकी के नॉर्थ ईस्ट का एरिया। तो यहाँ पे सदाबहार वन रहते हैं। और ये लाइन है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो ये सब राजस्थान और गुजरात के एरिया के हैं। तो इसको आप डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम इसमें एक एक पार्ट को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम सदाबहार वन देखेंगे। इसमें जो सदाबहारी वन सबसे पहले हैं, तो इसमें जो वर्षा होती है ये कम से कम 200 सेंटीमीटर प्लस रहती है। और ये जो सह्याद्री रेंज है हमारी वेस्टर्न घाट की, और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अरुणाचल और बाकी के नॉर्थ ईस्ट पार्ट, इन सभी पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसकी जो मुख्य पेड़ जो इसमें वनस्पतियाँ रहती हैं वो महोगनी, आबनूस, बांस, सिनकोना और रबर, ये इन सब की प्राप्ति उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों में होती है। नेक्स्ट देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो इसके लिए जो वर्षा की मात्रा है वो कम से कम 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच तक होनी चाहिए। और इसका जो क्षेत्र रहता है वो भाबर, तराई और उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र होता है। इसमें जो मुख्य वनस्पतियाँ हैं वो सागवान, सखुआ, शीशम, आम और चंदन है। नेक्स्ट वनांचली अनूप मैंग्रोव्स, जो कि हमारे तट रेखा पे एकदम है। मैंग्रोव जो वन है ये लवणीय, दलदली और समुद्र के तटीय मार्ग में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा ना तट रेखा पे जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स थे, जैसे कृष्णा गोदावरी रीजन में हो गया और के गंगा ब्रह्मपुत्र जगह पे हो गया, तो वहाँ पे इस प्रकार के वन रहते हैं। और ये इसमें महानदी, गोदावरी और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा भाग है वहाँ पे इस प्रकार की वनस्पतियाँ रहती हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो इसके लिए वर्षा जो होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है और ये उत्तर और पश्चिम भारत में है। इसमें जो मुख्य वनस्पतियाँ हैं वो बबूल, बेर, नागफनी और कैक्टस, इस प्रकार के सब पेड़ पौधे हैं उसमें। और पर्णपाती वनस्पति, ये जो है सबसे पहली बात तो ये सबसे ऊंचाई पे रहती है, यानी 1500 मीटर की ऊंचाई। और इसमें देवदार, स्प्रूस और चीड़, इन सभी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो हाथी संरक्षण 1992 में, मगरमच्छ का संरक्षण 1974, सिंह परियोजना 1973, हंगुल परियोजना 1970, कछुआ परियोजना 1975, गेंडा परियोजना 1985, हिम तेंदुआ 2009 एंड लैंड पांडा 1996 में। ये सभी परियोजनाएं हैं, इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पूछी जाती हैं काफ़ी बार। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे फसलों के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी आया भी था, शायद उसमें जूट के लिए भी क्वेश्चन था और खरीफ की फसल का आया था। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है और इसको काटा जाता है अप्रैल और मई टाइम पे। इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, थोड़ा सा फ़नी है बट इसी से ही जल्दी याद होगा, क्योंकि फसलों के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सर्दी की है कि गर्मी की है, तो इसी से हम लर्न कर लेंगे। इसकी ट्रिक है चना मसाला ज़ोर गरम। तो चना से चना हो जाएगा, माँ से मटर, सा से सरसों, ला से आलू, जोर से जौ, रा से राई, गा से गेहूँ और माँ से मसूर। ये इसकी फसलें हैं। और रबी की फसलों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होता है? जो सर्दियों में बारिश होती है, जिसका कारण मैंने बताया था पश्चिमी विक्षोभ, उसी से इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो इसके लिए सबसे इसका जो आदर्श तापमान होता है वो 10 डिग्री से 25 डिग्री तक रहता है और इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता रहती है। यहाँ पे हमारी रबी फसलों के बारे में जितने टॉप पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें खरीफ की फसलों के बारे में।
तो जो इसकी बुआई है वो जून जुलाई में रहती है और इसको सितंबर अक्टूबर तक काट दिया जाता है। इसके लिए ट्रिक है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। तो खरीफ से मतलब खरीफ की फसलें हो गई, की से कपास, अम्मा से अरहर, माँ से इसमें मक्का और मूंगफली, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार और तिलहन। इसके साथ में मूंग, उड़द और लोबिया भी इसमें बोया जाता है। नेक्स्ट है जायद की फसल, जिसको मार्च और जून तक इनका टाइम रहता है और इसकी ट्रिक है, ताऊ खीरा खाकर मरे। वैसे मैं नहीं चाहूँगी किसी के भी ताऊ ऐसे मरे, बट ऐसे ट्रिक बनी हुई है। इसमें ता से तरबूज, उड़द, खीरा से खीरा हो गया, खरबूजा और ककड़ी। साथ में इसमें मूंग, उड़द और लोबिया जायद की फसलों में भी आता है। नकदी फसलें हैं कुछ, जिनसे हमें मतलब होता है ना कि इसमें बेच सकते हैं। तो इसमें एक ट्रिक है इसकी भी, कागज़ में तंबाकू, जिसमें कपास, एक मिनट, दामोदर घाटी परियोजना, इसको टेनेसी नदी पर इसको टेनेसी नदी के द्वारा उसके तरीके से बनाया गया है, जो कि यूएसए की एक नदी है और उसी के आधार पर इसको 1948 में गठित किया गया था, दामोदर घाटी बांध को। और इस पे 3 बांध हैं, तिलैया, कोनार, मेथान और पंचेत। तिलैया बांध बराकर नदी पर है, मेथान बांध दामोदर और बराकर नदी पर है। नेक्स्ट है भांखड़ा नांगल परियोजना, ये सतलज नदी पर है, जो कि पंजाब और हरियाणा में है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। और जो भांखड़ा नांगल डैम है, ये एक गुरुत्वीय बांध है और ये सबसे ऊंचा बांध भी है। इसी पर गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट रिहंद बांध, ये सोन नदी पर है और सोन नदी पर ये रिहंद नदी पर है और इसमें गोविंद वल्लभ पंत एक आर्टिफिशियल लेक भी है। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम, ये महानदी पर है ओडिशा में और ये सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी, जो कि राजस्थान नहर के नाम से भी है, ये रावी और ब्यास नदी के जल को सतलज में लाना इसका उद्देश्य है और इसी पे पौंग डैम है, जो कि ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त प्रक्रम में है और इस पे गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा सागर ये सब डैम राजस्थान में है। नेक्स्ट नागार्जुन परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट तुंगभद्रा परियोजना, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के प्रक्रम से है और ये तुंगभद्रा नदी पर है, जो कि कृष्णा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना, ये इसको कनाडा बांध भी बोलते हैं और ये मयूराक्षी नदी पर है, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में जो कि ये नदी बहती है। चुटकपन बिजली परियोजना, ये जम्मू की है और ये सुरू नदी पर है। नाथपा झाकरी, ये सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में और ये एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है। उकाई बांध गुजरात में है। दांतीवाड़ा, ये बनास नदी पर है, गुजरात में ही। कोयना बांध कोयना और कृष्णा की सहायक नदी पर है और ये मुंबई पुणे में है। बगलिहार परियोजना, ये चिनाब नदी पर है, जम्मू में। पराम्बिकुलम परियोजना, ये तमिलनाडु और केरल में है और इसमें कुल मिला के 8 नदियाँ जोड़ी गई हैं। पोचमपाद, ये गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। पोलावरम, ये भी गोदावरी नदी पर है और इसको इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट रेणुका बांध, ये गिरी और यमुना की नदियों पे है और हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सरदार सरोवर, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से इसमें होते हैं और ये नर्मदा नदी पर है। टिहरी बांध, ये भागीरथी और भिलंगाना नदी पे है। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पे। तुलबुल परियोजना झेलम पे। सलाल और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। दुलहस्ती बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। जायकवाड़ी गोदावरी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। और राणा सागर बांध सोन नदी पर है।
ये हमारी परियोजनाएं कंप्लीट होती हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे खनिज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्थान के नाम पे पूछा जाता है कि ये कौन से राज्य है या फिर यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है। तो सबसे पहला है लौह अयस्क। लौह अयस्क के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो कर्नाटक के हमारे जितने भी जगह हैं लौह अयस्क की, तो उसमें शिमोगा, चित्रदुर्ग, कोमानगुंडी, चिकमंगलूर, बेल्लारी और कुद्रेमुख है। उड़ीसा में क्योंझर, गुरुमहिसानी, बादाम पहाड़ी और मयूरभंज हैं। झारखंड में सिंगभूम, नोयामुंडी और किरीबुरू है। छत्तीसगढ़ में भिलाई, दल्ली राजहरा, सरगुजा और बिलासपुर है। कोयला के क्षेत्र हम देखेंगे तो झारखंड में जो कोयला के खनिज क्षेत्र हैं उसमें ललमटिया, कर्णपुरा, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, दामोदर घाटी, बराकर और कर्णपुरा है। छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा और तातापानी है। ओडिशा में रामपुर हिमगिरी, तलचिर ये सब है और महानदी घाटी में ही ये है। आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी है और तेलंगाना में तंदूर और आदिलाबाद है गोदावरी घाटी में। मध्य प्रदेश में सुहागपुर है। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली है जो कि सोनभद्र वाले एरिया में है और ये सोन घाटी में पड़ता है और इसमें उमरिया और सुहागपुर भी शामिल है। असम में माकुम में है, अरुणाचल के नामचिक जगह पे, सिक्किम में रणजीत घाटी, महाराष्ट्र के वरोरा में, तमिलनाडु के नेवेली और मन्नारगुडी। तो ये सब कोयले के क्षेत्र थे जो कि अलग अलग स्टेट में है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे और बाकी खनिज, जैसे कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे तांबा के भी एरिया इसमें हम देख लेंगे। तो कर्नाटक के हासन में है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, सिक्किम के रंगपो में, तेलंगाना के खम्मान में, आंध्रा के गुंटूरू और नेल्लोर में, राजस्थान के खेतड़ी और झुंझुनू में। यूरेनियम के क्षेत्र कर्नाटक के गोगी में, मेघालय के दोमाइसाल में, आंध्रा के नेल्लोर में और राजस्थान के रोहल में। अभ्रक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे बॉक्साइट। तो ओडिशा में जो बॉक्साइट के क्षेत्र हैं वो कोरापुट और कालाहांडी हैं। कर्नाटक में बेलगांव, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, कोयाना, झारखंड में रांची और पलामू, ये सभी बॉक्साइट के क्षेत्र थे। नेक्स्ट मैग्नीज के क्षेत्र देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में है। उड़ीसा में मयूरभंज और क्योंझर में है। तो ये सब मैग्नीज के क्षेत्र थे। पेट्रोलियम के क्षेत्र देखेंगे तो तमिलनाडु के नागपट्टिनम और मनाली में है। मनाली देख के आप इसको हिमाचल का मत समझिएगा, मनाली एक जगह पेट्रोलियम की तमिलनाडु में भी है। असम में नुमालीगढ़, नूनामाटी और टिकपोई। गुजरात में अंकलेश्वर, कोयली, कलोल, नवगाम और जामनगर, ये सब पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं। कुछ तेल शोधन शालाएँ हम देख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। तो बिहार में जो है वो बरौनी है, गुजरात में वादिनार और कोयली है, असम में नुमालीगढ़, बोगईगांव, ओडिशा में पारादीप, तमिलनाडु में मनाली और नागपट्टिनम, आंध्र प्रदेश में तातीपाका। ये सब तेल शोधनशालाएँ हैं डिफरेंट स्टेट्स की। एल्युमिनियम की कंपनियाँ, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंडाल्को जो कंपनी है उसको यूएसए के सहयोग से बनाया गया था और ये उत्तर प्रदेश की रेणुकूट में है। इसको लर्न करने का एक ऐसे बस शॉर्ट में मैंने लिख रखा है हीरा करके, हा से हिंडाल्को और रा से रेणुकूट, तो ये दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी। इंडाल्को को कनाडा के सहयोग से बनाया गया था और ये हीराकुंड में है ओडिशा में। तो इसके लिए इंडा ही लिखा है, जिससे इंडा से इंडाल्को का पता लग जाएगा, ही से हीराकुंड का। बाल्को जो है उसको रूस के सहयोग से बनाया गया था, ये कोरबा में है छत्तीसगढ़ में। और इसके लिए बाको, इसके मतलब बा से बाल्को को पता लग जाएगा, को से कोरबा का। नाल्को फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है, ये कोरापुट में है
ओडिशा में और इसको नाको से लर्न करना है। मालको इटली के सहयोग से बना है और ये तमिलनाडु के मैट्टूर में है। वेदांता जर्मनी के सहयोग से बना है और ये झारसुगुड़ा वेझा में है। वेझा करके इसको मतलब लर्न कर लेंगे ऐसे। स्टील प्लांट्स के लिए तो राउरकेला का प्लांट जो है वो ओडिशा में है और इसको जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई का छत्तीसगढ़ में है, इसको रूस के सहयोग से बनाया गया है। दुर्गापुर वाला स्टील प्लांट बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। बोकारो का झारखंड में है और इसको रूस के सहयोग से बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो महाराष्ट्र में जो परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं वो तारापुर है और जैतापुर है। बंगाल में हरिपुर है। कर्नाटका में केगा, गुजरात में काकरापारा, राजस्थान में रावतभाटा, तमिलनाडु में कलपक्कम, एन्नोर, कुडनकुलम और यूपी के नरोरा में। तो ये सब परमाणु संयंत्र हैं भारत के। तो इसी क्रम में आज इंडियन ज्योग्राफी को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। जितने भी मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इसमें मैंने एडमोस्ट कवर कराया है। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम वर्ड मैपिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट इसी क्रम में हम मैपिंग को भी वर्ड की कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।